मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जनाब मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से जुम्मे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब जुम्मतुल मुबारक को हमेशा अच्छे तरीके से ही गुजारा करें जैसे हम बाकी दिनों को गुजारते हैं, और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खूब इबादत करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों और ख़ास तौर पर अपनों के लिए वक्त निकाला करें। बहन भाइयों, दोस्तों और इवन दो के वालिदैन को ज़रूर वक्त दिया करें, क्योंकि रिश्ते और मज़बूत ताल्लुकात अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो उन्होंने हमें अता की है। और ये सब हमारी ज़िंदगी का वो सरमाया भी होते हैं जिससे बढ़कर और कोई चीज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता अपनी ज़िंदगी में। करीबी और गहरे ताल्लुकात में ना खुलूस और मोहब्बत शामिल होनी चाहिए जो हमें एक दूसरे के मज़ीद करीब खींच के ले आती है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम मकाम भी रखते हैं। और इन रिश्तों की अहमियत से इनकार भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन रिश्तों के बगैर ज़िंदगी वीरान सी लगती है, बेरौनक सी हो जाती है। और आज के इस मुश्किल तरीन दौर में देखें तो हम सबको एक दूसरे की ना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अफरा तफरी के इस दौर में रिश्तों का जो तकद्दुस है वो ख़त्म होता जा रहा है और हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में मसरूफ़ होता है। मादियत परस्ती, जिसको मटेरियलिस्टिक कहा जाता है, इस हद तक बढ़ता जा रहा है ये सारा कुछ कि इसके आगे जो हमारे रिश्ते हैं ना, उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है। रिश्ते कमज़ोर होने की एक और बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि हम उन्हें निभाते कम हैं और उन्हें आजमाते ज़्यादा। और हर कोई एक दूसरे से ये शिकवा करता हुआ नज़र आता है कि हम पुरानी बातों और रंजिशों को दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मतलब ज़रा सी कोशिश होती है ना, वो भी नहीं करते हैं। और उनका जो जहर होता है ना, वो हमारे हाल को तो ख़राब करता ही करता है, लेकिन हमारे मुस्तकबिल को भी ख़राब करता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जनाब जो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो रंजिशें हैं, जो बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने दिल में छुपा लेते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वो नुकसानदेह साबित होती हैं। तो जिस चीज़ से आपकी अपनी ज़ात अगर मुतासर हो रही है ना, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होती है। तो आज का दिन बड़ा मुबारक दिन होता है, तो आज आप जुम्मा पढ़िएगा, हम सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। हम भी आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। ताजरों को दरपेश मसाइल, मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर बारे तबादले ख्याल किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजर बरादरी का मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। पंजाब में 600 स्कूल्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की इमारतें ख़तरनाक करार। तामीर व मुरम्मत ना होने से स्कूल्स की इमारतों में हादसात का खदशा। पंजाब पुलिस के 81 अफसरान और अहलकारों को तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में 46 ASI और 35 हेड कांस्टेबल शामिल। आइंदा चंद हफ्तों में लाहौर समेत दीगर अजला में 7000 मजीद तरक्कियां होंगी। मुशीर खेल वहाब रियाज का निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी समर कैंप का दौरा। नन्हे बच्चों के हमरा बॉक्सिंग और बैडमिंटन खेला। वहाब रियाज ने कहा कि कोशिश है कि हम समर कैंप को स्कूल्स की छुट्टियों के बाद भी जारी रखें। श्रीलंका ने हमेशा होम ग्राउंड पर हरीफ टीम को टफ टाइम दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कर्ज लेकर हुकूमत ऐसे खुश है जैसे श्रीनगर में झंडा लगा लिया हो। पाकिस्तान में 22% शराय सूद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में बतौर वजीर खजाना सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद इंतखाबी निशान फाइनल।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के साथ ही उकाब के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। और जनाब, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से कि मौसम किस तरह का रहने वाला है। बताया तो यूँ जा रहा था कि जनाब जो दूसरा स्पेल है मॉनसून का वो दाखिल हो चुका है शहर लाहौर में, और जिसकी वजह से काफ़ी बारिश भी बरसेगी, मूसलाधार बारिश भी होगी और जो मौसम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जनाब कहीं बारिश नहीं बरस रही है, थोड़ी बहुत जो है हवा चलती है जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो जाता है। ये गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी वाक़ई होती है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से जो लाहौरियों के चेहरे हैं वो जनाब मुरझा चुके हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है रोज़ बरोज़। और मानसून का आगाज़ है जिसमें वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहता है। और इससे पहले भी हमने जो पहला स्पेल था मानसून का वो रिकॉर्ड किया, जिसमें मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। और अभी भी ये बताया जा रहा था कि दूसरा स्पेल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उसमें बारिशें नहीं उस तरह देखने को मिल रही हैं। आज की क्या सूरत हाल रहने वाली है मौसम की? क्या आज बादल बरसने के चांसेस हैं? सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, एज यूजुअल हमें मौसम का अहवाल बताती हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, मौसम का अहवाल जानते हैं। सामिया, बताइए मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल मुनीबा, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो सुबह सवेरे से ही जारी है। कभी ये देखा जाता है कि आसमान पर जो है वो मुकम्मल तौर पर बादलों का बसेरा नज़र आता है और यही कहा जाता है कि बारिश जो है वो अभी बरस जाएगी। लेकिन फिर ये देखा जाता है कि सूरज जो है वो गालिब आता हुआ नज़र आता है और आसमान पर जो है वो सूरज का राज नज़र आता है। तो यही देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इसी तरीके से ही जारी है। अगर बात कर ली जाए आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से आज यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो अच्छी बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि मगरिबी हवाएँ आज शाम से ही मुल्क में दाखिल हो जाएंगी जो बारिशों का सबब बनेंगी। तो महकमे मौसमियात की जानिब से ताहाल यही कहा जा रहा है कि आज से लेकर 17 जुलाई तक जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। लाहौर समेत जो दीगर इलाके हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, इनमें भी जो है वो अच्छी बारिशों के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। लेकिन सामने कल भी आपने हमें बताया था कि कल भी बादल और सूरज की आंख मचोली जारी है और कल भी चांसेस जाहिर किए जा रहे थे महकमा मौसमियात की तरफ से कि बादल बरस सकते हैं। तो कल तो उनकी जो पेशन गोई है वो सही साबित नहीं हुई है और आज भी वो कह रहे हैं कि बादल बरसेंगे, बारिश होगी। तो क्या आज उनकी पेशन गोई के चांसेस हैं कि वो पूरी हो सकती है? देखा जाएगा कि मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, जो शिद्दत इख्तियार कर लेंगी, क्योंकि 12 जुलाई से हमने यही देखा कि बहीरा अरब से जो मानसून हवाएं थी वो मुल्क में दाखिल हुई और 12 जुलाई की रात को यही देखा गया कि हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला था वो जारी रहा। तहम यही कहा जा रहा था कि 17 जुलाई तक ये जो सिलसिला है इसी तरीके से ही जारी रहेगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यही देखने में आया कि सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थी, लेकिन बारिश नहीं बरसी थी। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से आज यही कहा जा रहा है कि मगरिबी हवाएं जो हैं वो आज शाम से ही मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, जो कि शिद्दत इख्तियार कर लेंगी। और यही देखा जाएगा कि जब दोनों सिस्टम जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे तो अच्छी बारिशें बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज से लेकर 17 जुलाई तक जो है वो अच्छी बारिशें बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है लाहौर के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है और मरी कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें लैंड स्लाइडिंग का खदशा
खदशा भी जाहिर किया गया है। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर लाहौर आज फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से मुनीबा अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 84, जबकि DHA फेज़ 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 77 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बाहर यही देखा जा रहा है कि सूरज की कभी चलती हुई दिखाई दे रही है आसमान पर, तो कभी जो है वो बादलों का राज है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज 79% रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बाइस यही देखा जा रहा है कि हब्स की जो कैफियत है वो बाहर फील की जा रही है। लेकिन साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो लाहौरिये जो देख रहे हैं जिनके चेहरे जो हैं वो मुरझा चुके हैं गर्मी के बाइस, तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि आज भी जो है वो अच्छी बारिश बरसने के इम्कान हैं। लेकिन गर्मी से बचाव के लिए साथ साथ जो है वो मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जो गर्मी की जो शिद्दत है इससे बचा जा सके। यही देखा जाता है कि दर्जा हरारत जो है मुनीबा वो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नहीं क्रॉस कर पाता, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर यही देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत 35 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ताहम यही बताया जाता है कि जो जुलाई और अगस्त का महीना है इसमें जो है वो हब्स की जो कैफियत है वो महसूस ज़्यादा की जाती है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बाइस हब्स की सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सामिया, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप बाहर से हमें बीपर दे रही हैं, मौसम का अहवाल बता रही हैं, तो बाहर क्या सूरत हाल है? हब्स है या हवा चल रही है बाहर? जी बिल्कुल, बाहर की तो यही सूरत हाल है कि बाहर जो है वो हब्स भी महसूस की जा रही है, साथ साथ जो है वो हवा भी चलती हुई दिखाई दे रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है और 14 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मुनीबा हवा तो बाहर चल रही है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बाइस जो हब्स की कैफियत है वो भी यहाँ पर फील की जा रही है। जब मैंने बीपर शुरू किया था तो उस वक्त अच्छी खासा जो सूरज था वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन अभी जब बीपर का इख्तिताम है इसमें यही देखा जा रहा है कि आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा ही दिखाई दे रहा है और सूरज जो है उसकी छुट्टी हो गई है। तो ये जो सिलसिला है ये सुबह सवेरे से इसी तरीके से ही जारी रहेगा। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है उसमें भी इजाफा ही नज़र आएगा, क्योंकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि जब दर्जा हरारत में इजाफा होगा तो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता हुआ ही नज़र आएगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रात के ठीक है जी। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि जनाब आज चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि मौसम चेंज हो सकता है, मौसम पलटा खा सकता है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आज चांसेस हैं कि जनाब आज बादल बरसेंगे, बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोगों का जो आज वीकेंड स्टार्ट होने वाला है वो खुशगवार गुजरेगा, बारिश हो जाएगी तो गर्मी की जो शिद्दत है और हब्स की जो कैफियत है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी हमें मौसम का अहवाल। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब योगा के हवाले से कि योगा के थ्रू किस तरह आप मेंटल हेल्थ, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल हेल्थ को इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज का योगा टिप्स उनसे लेते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ। अक्सर लोग कहते हैं योगा बहुत स्लो एक्सरसाइज है, पता नहीं ये वर्क करती भी है कि नहीं। एक्सरसाइज है, योगा है, एक लाइफस्टाइल है, ये आपके 4 एस्पेक्ट पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो इसी तरह ये मेंटल एस्पेक्ट को भी आपके साथ ही अलाइन कर रहा होगा। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी इंशाल्लाह। आपने उसको परफॉर्म करना है तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या काम की वजह से परेशान है, कोई भी वजह हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, इन योगा पोजेज़ को परफॉर्म करें, आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी अपनी जो फेवरेट हो वो आपने रोज़ाना बस अपने सामने एक चीज़ को दोहराते रहना है, मिरर के सामने, अपने सामने, और उसको मेंटली बोलते रहना है उस चीज़ को। वो सजेशन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में इम्प्लांट
होना शुरू हो जाएगा और वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं योगा पोजेस की तरफ कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी लेग्स को इस तरह से फोल्ड किया। लेग्स को फोल्ड करने के बाद आपने अपनी बैक को आर्च में लेकर जाना है। आर्च में यहाँ कुछ देर स्टे के बाद वापस आए नॉर्मल पोजीशन में, अगेन आर्च में एंड एक्सहेल नॉर्मल पोजीशन में। इस चीज़ को आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा या 1 मिनट तक आप इसको इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं सुकून के लिए, पीस के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल इस तरीके से आसानी से। अब हम आएंगे वज्रासन में, लेकिन वज्रासन के साथ एक वेरिएशन होगी। आप जैसे ही इस पोज में आ गए, आपने अपने हाथों को किया यहाँ पे लॉक। लॉक करने के बाद आपने बेंड करना है फॉरवर्ड। चाहें तो आप अपना स्कैल्प अब बिल्कुल नीचे फ्लोर पर लगा सकते हैं या अपना सर आप अपने फ्लोर पर इस तरह से लगा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। या 30 सेकंड्स आप इसमें होल्ड करेंगे या 1 मिनट आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। आपको ये अलाइन कर देगा, आप में वननेस लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो अगर इसको परफॉर्म करना उनको मुश्किल लग रहा है तो आप चाइल्ड्स पोज को ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर आप अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज भी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप परफॉर्म करें। किस तरीके से? आपने पीछे बिल्कुल आप अपने मैट पर इस तरीके से आ जाएंगे और आपने अपनी नी को इस तरह से ग्रैब किया। यहाँ ग्रैब करने के बाद एक हाथ अपना वहाँ रखेंगे और अपनी नेक को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग पर गौर करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। चाहे तो आप अपनी नेक को मूव भी कर सकते हैं और अपनी लेग को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि आपके लिए टोनिंग के लिए भी काम करता रहे। ये आपको आपके सिस्टम को अलाइन कर देगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा? कोबरा 2 चाइल्ड्स पोज। किस तरह से होगा कि आप कोबरा के साथ साथ चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। किस तरह से? आपने जैसे ही अपना स्टांस लिया कोबरा में जाने के लिए, कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज, अगेन कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप इस चीज़ को परफॉर्म करें, आप जितने स्ट्रेस्ड आउट थे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। इसके अलावा वो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को अगर डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं या अपनी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका जो ये एरिया है वो स्टिफ हो चुका है, तो आपने क्या करना है? चाइल्ड्स पोज हम जिस तरह से जाते हैं, आपने अपना एक हाथ जो है इस साइड पर इस तरीके से निकालना है और रिलैक्स होना है यहाँ पर, या अपनी नेक को इस तरीके से आप यहाँ सीधा भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको फील होगा कि आपकी जो एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है। ऐसे योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। दिखने में एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज लगती है, लेकिन इसमें हर आसन, हर पोज का एक अपना मतलब है और एक अपना बेनिफिट है, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको जैसे ही परफॉर्म करना, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो रही है और आप अच्छा फील करना शुरू हो गए हैं। जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शायद आपको एक बर्डन फील हो रहा था या आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेंटल स्टेट को नॉर्मल करने के लिए। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको, तो उसको हम कोप करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनली ट्रेडिशनली इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ाहिर बिगिनर हैं तो आराम से अपना एक हाथ इस लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे, इस नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। रिमेंबर ये चीज़ करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म करना है, 10 से 12 दफ़ा या 1 मिनट तक परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी वॉल के साथ, किसी वॉल के साथ या किसी जगह पर आप टेक लगा सकते हैं ताकि आप थके ना, लेकिन आपका पोस्चर सीधा रहना सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी और योगा के थ्रू किस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं उस पर उन्होंने हमें टिप्स दी हैं योगा पे। और जनाब सुलाफे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे। और सेहत की बात में सिर्फ हमारी जिस्मानी तौर पर सेहत नहीं आती है, हमारी ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ भी उसी में आती है कि आपने अपने दांतों की सफाई किस तरह करनी है, क्योंकि दांतों की सफाई इतनी ही ज़रूरी है जितना हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अपने लिए अहम समझते हैं और उनकी सफाई भी करते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और दांत जो होते हैं ना हमारे, वो चेहरे की खूबसूरती और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। जैसे हम महंगे अगर कपड़े हमने पहने हुए हैं और पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो इसी तरह दांतों की हिफाजत करना, उनको अच्छा दिखाना, उनकी सेहत के हवाले से या उनको चमकदार बनाना भी ना, उसकी भी फ़िक्र हमें रहनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि जनाब, हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब दांत या तो गिरने वाले हो जाते हैं या दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन होता है। जबकि डेंटिस्ट के पास या तो सालाना तौर पर एक दफ़ा तो जाना चाहिए, वरना अगर आप साल में चले एक दफ़ा नहीं गए हैं, थोड़ी मतलब एक बार आधी दफ़ा भी चले जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता है और किसी भी बीमारी से आपका छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम डेंटल हाइजीन के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह अपने दांतों की सफाई हमने करनी है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, उससे किस तरह हमने बचना है, और कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे दांतों को ख़राब करती हैं, कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मांझी डेंटल सर्जन हैं और मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर सलीमा, दांतों के हवाले से, मतलब हम ओवरऑल तो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, लेकिन ओरल हाइजीन का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ओरल हाइजीन में? अच्छा, मैं हमेशा ये बात बहुत मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ। एक चीज़ ये कि आपका पेट तक का जो दरवाज़ा होता है ना, वो मुंह के ज़रिए होता है। तो वॉट एवर यू ईट इट डिपिक्ट्स इन योर स्टमक एज वेल। तो अगर आप अच्छा खाएंगे तो पेट भी अच्छा रहेगा, आपको कभी भी क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, मैदे में तेजाबियत नहीं होगी, ये सब तमाम लिंक्स आपके मुँह से ही होते हैं। सो अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुंह का हाल किस तरह रखना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी हम दिन में कितनी मरतबा ब्रश करें। 2 मरतबा ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह को नाश्ते के बाद पहले कर लेते हैं, आधी 99% हमारी आवाम 99 पहले करती है। तो जब आप पूरी रात को जब ब्रश करके सोते हैं, फिर आप वापस अगर ब्रश कर लेते हैं नाश्ते से पहले, उसमें पूरा दिन आपका खराब हो जाता है, यानी कि आपके मुंह के अंदर जो भी आप खाना पीना कर रहे होते हैं दैट रिमेन्स देयर इन योर माउथ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम व्यूअर्स को बताएं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट, लॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है कि नाश्ते के बाद ब्रश करें और फिर रात को सोने से पहले। तो ये 2 औकात तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं साथ साथ बताती हूँ कि आप फ्लॉसिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि जी हमारे दांतों के दरमियान बहुत सारा खाना फंस जाता है, फूड इंपैक्शन हो जाती है। तो उस सूरत में मैं बताती हूँ कि एक धागा होता है और वो सफ़ेद रंग का धागा होता है। एक तो हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं और आजकल एक टूथपिक के साथ एक धागा लगा हुआ होता है, वो ईजिली हैंडल हो जाता है। उसको अगर दांतों के दरमियान आप गुजारते हैं तो वो इजीली आपके फूड को बाहर निकाल सकता है, विच इज़ वेरी नाइस। अगर इंटरडेंटली ब्रशिंग किसी को करना है, इंटरडेंटल ब्रश नहीं ले सकते तो फ्लॉसिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो धागा आप बोल रही हैं, ये डेंटल थ्रेड है, ना कि वो घरों में जो यूज होता है। लोग ये भी बिल्कुल, इसीलिए मैं डेंटल फ्लॉस कह रही हूँ क्योंकि लोग काफी ज्यादा इसको मिसयूज कर लेते हैं। हमारे घरों में जो पड़ा हम वही जरा यूज ब्लीड कर जाता है, क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी नहीं है कि वो काम कर सके। तो वो ऑफ कोर्स जो जिसके लिए बना है, जिसका जो मकसद है, तो ऑफ कोर्स डेंटल फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमसे लोग पूछते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस की मैंने बात कर दी। हमसे लोग पूछते हैं कि क्या ये फ्लॉस ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहिए कि एक दिन ब्रश एक दिन फ्लॉस, या ये, तो मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जंग की तरह करना चाहिए कि ब्रश के साथ आप फ्लॉसिंग करें आफ्टर एवरी मील। तो जैसे फ्लॉस अगर हर खाने के बाद आप करते हैं तो कभी भी खाना आपके दांतों के दरमियान नहीं फंसेगा, नंबर 1 थिंग। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि फ्लॉस और तो ब्रश के साथ आपके साथ माउथ वॉशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे माउथ वॉशेस होना भी बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेडिकेटेड है कोई, तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट हो, माउथ वॉश हो, 15 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा नॉर्मल फ्लोरा ही है ना, 15 दिनों के बाद रिवाइज होता है। हम लोग वो ही कर रहे होते हैं। तो चाहे वो मैदे का फ्लोरा हो, मुंह का फ्लोरा हो, तो वो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो और आप उसको 15 दिन से ज़्यादा कोई चीज़ देते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ों से हट जाएगा। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये लोगों को बताएं कि 15 दिनों के बाद आप कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट जो है वो तब्दील कर लें। फॉर एग्जांपल आप कोई एंटी ब्लीडिंग लेते हैं, एंटी सेंसिटिव लेते हैं कि भाई बहुत ठंडा गर्म है, उसका पेस्ट ले लिया, 15 दिनों के बाद रोक दें।
उसके बाद कोई और पेस्ट इस्तेमाल करें ताकि आपके दांतों को उसकी मेडिकेटेड ही यूज करें या नॉर्मल वाले पे आ जाए? नॉर्मल पे आ जाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट इज वेरी सक्सेसफुल दीज डेज। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों को फायदा इस तरह होता है कि अगर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है 15 दिनों में वो ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने नॉर्मल एक टूथपेस्ट के साथ आ जाए। लेकिन जो लोग इसको लिंगर ऑन कर लेते हैं, कंटिन्यूस ये करते रहते हैं, साल 2 साल करते रहते हैं मेडिकल टूथपेस्ट, जी, तो क्या उससे कोई सेंसिटिविटी प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है? अब जैसे नॉर्मल आपकी कोई सेंसिटिविटी है ना, अगर आप उसको 15 डेज से ज्यादा रगड़ लेंगे अपने दांतों के अंदर, तो फिर ऑफ कोर्स वो एक टेंडेंसी जो थी ना वो खत्म हो जाएगी और आपकी जो नॉर्मल भी अगर सेंसिटिविटी थी आपके दांतों के अंदर जो अल्लाह की तरफ से दी गई थी वो भी काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए हम हमेशा से बताते हैं कि इट इज सो डिसएडवांटेज, कहते हैं ना ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट इज वेरी ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को बताएं। बहुत सारे लोग मुझे लगता है मिथ भी है और मुझे लगता है कि हमें डिबंक भी करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हमें ये कहते हैं कि अगर हम जो है वो कोई भी तरीके का जो है वो माउथ वॉश कर लेंगे तो टूथब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, विच इज़ रियली बैड। काफ़ी लोगों की ये गलतियाँ हैं कि भाई एक ब्रश है उसको आपने अनकवर छोड़ दिया वॉशरूम के अंदर, वो कितना कंटेजियस हो गया है। 6 फीट की दूरी पे, जैसे हम आपको याद होगा कोविड के अंदर एक प्रिकॉशंस लेते थे, मैं हमेशा बताती हूँ कि जी 6 फीट की दूरी पे अपना ब्रश रखें विद द कैप, उसको बंद रखें, अच्छा। ताकि उसके अंदर कोई जरासीम जो है वो ना दाखिल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं ना, आपने कहा ओरल हाइजीन केयर, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन जिस तरह आप बात करिए कि कैप को लगा के रखना है हमने उसके ऊपर, लेकिन जिस रिसर्च को हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने बात भी करनी है कि उसको जब तक वो खुश्क ना हो जाए हमारा ब्रश जो है, तब तक उसके ऊपर कैप ना लगाएं, बिकॉज़ जब बैक्टीरिया ज्यादा पैदा हो सकता है। हर चीज को आप धोते हैं यूज करने से पहले भी और धोने यूज करने के बाद भी आप धोते हैं, तो जब वो ऑफ कोर्स वाटर ड्रिप होता है, आप कैप लगाते हो तो आप देखते होंगे नीचे से वो ड्रिप होता है, तो इट ऑलवेज ड्राइज। जब तक आप उसको जाहिर है सुखा के नहीं रखेंगे, ऐसे आप गीला रख देंगे या पेस्ट के साथ रख देंगे, इट वोंट हेल्प यू आउट। तो ऑफ कोर्स वो तो आपकी नॉर्मली जो आप हर चीज को चम्मच को धोते हैं या किसी चीज को भी, तो इस तरह धो के इसको ड्राई करें एंड देन आपको ऑफ कोर्स कैप लगाना है। बट डिस्टेंस फ्रॉम योर कंटेमिनेटेड एरिया, फ्रॉम योर पॉट एरिया और एनी एरिया 6 फीट होना चाहिए, कवर होना चाहिए। पेस्ट का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए कि बच्चों में हम कहते हैं चावल के दाने तक और बड़ों में मटर के दाने तक। ओके, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो कि क्यों इसके क्या फायदे हैं। ज्यादा आप करेंगे तो ओवर फ्लोराइड हो जाता है, तो फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो जाती है पेशेंट्स में। तो हम कहते हैं कि भाई मटर के दाने तक का लें आप बस पेस्ट, और बच्चों में आप चावल के दाने तक का लें। तो वो बच्चों में तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमें स्वॉलिंग का डर होता है कि बच्चे मुंह में डाल देंगे, कोई खौफ होता है कि भाई बच्चों के मुंह में चला जाएगा तो कोई टॉक्सिसिटी ना हो जाए, इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि जी ये इंपॉर्टेंट है कि इसका अमाउंट आपको पता है, माइंडफुल होना चाहिए। फिर हम ये भी साथ साथ बता रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग तो बड़े इस मामले में कॉशियस भी होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन थोड़ा 6 माह बाद आप जो है कोशिश करें बच्चों को जो है उनके सॉकेट्स पे गॉज लेकर, जो एक टिश्यू जैसा गॉज होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, उससे थोड़ा सा जो बॉइल्ड वाटर है गर्म, उससे आहिस्ता आहिस्ता नीम गर्म पानी से उससे अच्छी तरह ब्रश करवाएं। अच्छा, ये स्टेप 1 होता है। Okay. अगर आपने ये करना शुरू कर दिया माइलस्टोन, तो आगे जाकर जब बच्चे के दांत बड़े होंगे तो वो साफ सुथरे बगैर कीड़ों के होंगे। फिर सेकंड स्टेप आपका होता है उंगली से करना, स्लो हैंड से अम्मी उसकी साफ उंगली से उसके दांतों के ऊपर, उसके सॉकेट्स के ऊपर उसको ब्रशिंग करवाए, ताकि उसको फीलिंग आए कि अब मेरे दांत आने लगे, मुझे खारिश नहीं हो रही, अम्मी वहाँ पे मुझे अच्छी तरह इरिटेशन होती है बच्चों को। और फिर आपको लगता है कि बच्चा अब अडेप्टेबल हो रहा है आपके साथ और आपके साथ ब्रशिंग में ले रहा है पार्ट, तो फिर आप थोड़ा पेस्ट डालें चावल के दाने तक का। और बच्चों का अलग से एक पेस्ट होता है ABC, जो एक नॉर्मली बच्चों का एक ब्रांड होता है, छोटों बच्चों का, वो सारे बच्चों के लिए यही होता है। तो उसको आपने चावल के दाने तक लेना है, छोटे ब्रश में, और ब्रश मतलब क्वांटिटी जो है उसकी चावल के दाने तक होनी चाहिए, खास करके बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए जो है वो मटर के दाने तक की जो क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, जिसके बारे में बात करी थी कि वो कैप जो है वो लगाना भी है और नहीं भी लगाना, कि नहीं लगाने से भी कहा जा रहा है कि जब तक वो खुश्क नहीं होगा तब तक आपने लगाना नहीं, उसकी वजह से भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और लगाना है तो कब लगाना है, दूसरा हमारे साथ पड़े हुए होते हैं, सबके ब्रशेस साथ पड़े हुए होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं साथ। दूसरा वो वॉशरूम्स में पड़े होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं। अच्छा, लगाने के बहुत फ़ायदे हैं, प्रॉस बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि नंबर 1, अगर अल्लाह ना करे वो मिस हैंडल होता है किसी से, कोई वॉशरूम में, ऑफकोर्स आप सिर्फ नहीं होंगे और भी कोई हो रहे होंगे वहाँ पे एंटर, अगर वो किसी से मिस हैंडल होता है, हाथ से गिर जाता है, तो एटलीस्ट वो कैप होगा
तो उसके ब्रश के ब्रिस्टल्स पे गंदगी नहीं जाएगी कोई भी है। गिरते वक्त। ओके। वो कैप पे होगा, कैप को आप फिर से निकाल के वॉश कर सकते हैं अच्छी तरह। और मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो डिटॉल के अंदर डाल देती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ट्रैवल करती हूँ तो हमेशा मैं डिटॉल के अंदर उसे ट्रांसफर करती हूँ और फिर मैं उसे यूज करती हूँ। तो 3 मंथ के बाद तो वैसे ही मैं ब्रश भी डिस्कार्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो कैप भी इटसेल्फ में डिस्कार्ड कर देती हूँ। इट्स लाइक कि 3 महीने बाद, आप 3 महीनों बाद हमेशा से अपना ब्रश को अपना फेंक ब्रश दें, चेंज करना है, क्योंकि उसकी ओके। एफिकेसी खत्म हो जाती है, उसके ब्रिस्टल्स उसके खराब। bristles की, हाँ। तो इसी तरह कैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बताएं कि क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि उस वक्त वेट था, थोड़ी देर आप इंतजार कर लें, अपना मुंह धो लें जब तक वो ड्राई हो जाए, ड्रिप डाउन हो जाए वाटर, उसके बाद आप उसका कैप जरूर लगाएं। कैप की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, आपके ब्रशेस से टच नहीं होगा, आपको मिस हैंडल नहीं होगा, कोई कंटेमिनेशन पे नहीं लगेगा। तो वो फायदे इतने ज़्यादा हैं कि मैं कहती हूँ कि उसकी जगह ना लगाना वो नुकसानदेह है। नुकसान। तो वॉशरूम में रख सकते हैं कैप लगा के? बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने डिस्टेंस आपको बताया 6 फीट का डिस्टेंस 6 इज इंपॉर्टेंट। ये मेडिकली हमें बताया गया है कि साइंटिफिकली कि 6 फीट क्यों, क्योंकि वो 6 फीट के बाद आपने कोविड में भी देखा होगा, वो एक चीज जो वायरस होती है, बैक्टीरिया होती है, वो हट जाते हैं, उसकी इतनी रीच नहीं होती। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बताएं क्यों हम कह रहे हैं। तो डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस हमारा 6 फीट का होना जी, चाहिए बिल्कुल। वॉशरूम में भी, कि हमने जहाँ पे ये चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, दूसरा, लोगों को ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता है, वो अभी भी इस तरह हम लोग कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो गम्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ये गैप आ जाता है उसके ऊपर और वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी ये बताना कि ब्रशिंग जो है ना आपकी हमेशा 45 के एंगल पे ब्रश होना चाहिए। तो आपके अगर दांत फॉर एग्जांपल ये हैं तो मैं इसको इस एंगल पे रखती हूँ तो ये फ़ौरन से पीछे तक जा सकते हैं, यानी ये पीछे की तरफ पूरी मूव होगी। तो पहले आपने ऊपर की तरफ करना है क्योंकि सारे बैक्टीरिया नीचे गिर जाएं, उसके बाद अंदर की तरफ ऊपर की तरफ से करना है, और फिर नीचे वाले हिस्से में जब आप जाएंगे तो उसको भी आपने इसी तरह से 45 के एंगल पे, यानी ये मैं 90 ये होता है और आप इसको हाफ कर दें तो 45, तो 45 के एंगल से आप करेंगे तो हमेशा वो जाएगा। लोग कहते हैं ना फंसता है मेरा ब्रश, क्योंकि वो एंगल सही नहीं रखते। ओके। और फिर अंदर की तरफ ये भी आपने स्ट्रेट रखना है या इस तरह रखना है? एंगल, ओके। एंगल इज 45। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये 45 का एंगल है आपका, अगर आप यूं करते तो 90 होता है, यूं है तो 45 ओके। है। तो यूं आपने रखा है और यूं उसकी ब्रश की मूवमेंट है और सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक तो है। ये इंपॉर्टेंट है। रोल मोशंस भी बहुत यूज करते हैं लोग, उसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन बस आपका एंगल अच्छा होना चाहिए। आखिर में टंग पे ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ इसकी इतनी अफादियत है, बदबू नहीं आएगी, हेलिटोसिस आपके मुंह से चली जाएगी। इवन बहुत सारे लोगों को थ्रश होता है, वाइट सफेदी वाले प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों में भी होते हैं। अच्छा। तो उनमें भी हम ये कहते हैं कि बच्चों में जैसे गॉज से साफ करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं, सॉफ्ट ब्रश से, और बड़ों में जो है हम फिर ब्रश से उस जबान को साफ करते हैं ताकि वो बदबू और वाइट जो थ्रश है वो निकल जाए। वो निकल जाए। अच्छा, रिसर्च में भी आया है कि 20 to 35 की जो यंगस्टर्स हैं उसमें आ जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, दांत गिर जाते हैं, उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, दाढ़ें ख़राब हो जाती हैं। इसकी क्या प्रॉब्लम है? फूड का ख्याल नहीं हम लोग रखते हैं या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है न्यूट्रिशन फूड है हमारा सबसे पहला। इसका रीज़न ये कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं फंसता है नंबर 1 पॉइंट पे, तो तब हम उससे इम्पैक्टेड फूड को निकालते ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ फ्लॉस करके उसे निकाल दें ताकि वो उस जगह पे अपना जगह ना बनाए, मजीद जगह ना बनाए। तो वो खाना जब फंसता है, वो चाहे कीड़ा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे अमाइनो एसिड्स हो, वैसे ही वो अपने दांतों को डिस्टर्ब करते हैं। जब उन्होंने काम शुरू कर दिया फिर आप कीड़ा लग जाते हैं, आप फिलिंग्स कराते हैं, फिर आप फिलिंग्स नहीं करवाते तो रूट कैनाल तक पहुंचता है और फिर एक्सट्रैक्शन तक पहुंचता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, क्या डाइट ले रहे हैं आप? आजकल हमारी डाइट सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, हमें जंक फूड ज़्यादा पसंद है। 3 चीज़ें मैं कहती हूँ हमेशा से कि कैंसरियस है, तो उसके लिए आप एंटी कैंसर एक्शन करना चाहिए। तो कैंसरियस कौन सी चीज़ें हैं? लॉट्स ऑफ सॉल्ट, लॉट्स ऑफ शुगर एंड लॉट्स ऑफ ऑयली फूड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल को अगर आप तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो आई थिंक कंप्लीटली आपकी डाइट जो है ना वो कंट्रोल्ड होगी। आप देखिए हर डाइट प्लान का जो भी होता है वो सब इन चीज़ों को माइनस करके होता है ज़्यादातर। ब्लड प्रेशर नहीं होगा अगर नमक कम होगा, तो आप शुगर करेंगे तो डायबिटीज़ कम हो जाएगा, और ऐसे ऐसे ऑयली फूड तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ ही नहीं होंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि मुंह के अंदर आपके वो तमाम खाने जाने चाहिए जो बैलेंस डाइट में हो। बैलेंस डाइट में आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कितने आवर्स पहले आपको मील खत्म करना चाहिए, सोने से 2 घंटा पहले खाना खत्म करना चाहिए ताकि आपकी क्लीनिंग भी हो जाए, आपका डाइजेशन भी हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि फूड का एक्चुअली इसमें बहुत रीज़न है। आप सबसे ज़्यादा दांतों को पसंद ही किया है मीठा। और दूसरा कहा जाता है, फटाफट से इसका जवाब हमें देना है बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है, कि कैल्शियम की वजह से दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा,
कैल्शियम जो है ना आपकी ब्रिटल करता है, सख्त करता है। अच्छा। कहना चाहिए कि जैसे कि एक पत्थर जैसा कर देता है दांत को अगर ओवर कैल्शियम हो जाए। हर चीज़ का एक मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम ज़रूरी बहुत है हमारे लिए ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि 6 मंथ्स में आप अपना कैल्शियम टेस्ट करवाएं। सीरम कैल्शियम एक टेस्ट होता है, वो करवाना लाजमी है। सीरम विटामिन डी करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ये पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर सीरम और कैल्शियम, ये जो कैल्शियम एंड विटामिन डी के क्या लेवल्स हैं। उसके बाद आप लेंगी इनटेक तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दूध पी लें, कोई मेडिसिन ले लें, सनी डीज ले लें, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अच्छा, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आप कुछ भी खा लें। जी। तो इसलिए टेस्ट कराना और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मांझी, डेंटल सर्जन, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सलीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और ओरल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, कौन कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हम अपनी ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, कुरान पाक की तालीमात के हवाले से बात करते हैं। और राज़ मामूल मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पी तारिक शरीफ ज़ादा साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं उस्ताद की अज़मत के हवाले से, उस्ताद के मकाम के हवाले से कि हमारी ज़िंदगियों में उस्ताद का क्या मकाम है। उस्ताद को एक रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता है, जो अपने तालिब इल्म की जो नशोनुमा करता है, उसको तरबियत देता है, उसको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करवाता है। इसके साथ साथ उसकी जो सलाहियतें होती हैं, उसकी जो महारत होती है, तालीम के साथ साथ वो भी फ़राहम करता है। तो इसी नोट पर एक छोटा सा एक शेर है, क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो आज हम उस्ताद के मकाम के हवाले से, उस्ताद की अज़मत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर पी तारिक शरीफ ज़ादा साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, उस्ताद का मकाम, उस्ताद की अज़मत के हवाले से हम आज बात करेंगे और कुरान करीम में हमें क्या तालीमात मिलती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें इस हवाले से क्या तालीमात मिलती हैं कि उस्ताद की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान जो है वो भी मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे की तरबियत के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी और कलीदी उन्वान हो सकता है। किसी भी इंसानी तारीख़ के मुआशरे की जब हम मुताला करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में के तकाबुल में जो ज़माने इंसानी तहज़ीब के हवाले से तरक्की के एतबार से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, उनकी दीगर खसूसियात के साथ एक बहुत अहम और बुनियादी खसूसियत ये होती है, गोया उनके एक उमूमी मिजाज और उमूमी सकाफ़त और कल्चर का ये हिस्सा होता है कि वहाँ जो साहिबान इल्म हुआ करते हैं, बिलउमूम उनकी, और फिर जो उन साहिबान इल्म में से असातिज़ा होते हैं जिनसे इल्म सीखा जाता है, उनकी ख़ास दर्जे पर ताज़ीम की जाती है, उनका माशरे के अंदर एक एहतराम पाया जाता है। और फिर न सिर्फ ये कि ये एहतराम पाया जाता है, बल्कि लोगों के दिल में ख़ास दर्जे की मोहब्बत और अक़ीदत भी उनके हवाले से पाई जाती है। सो आप बिला तासुब आप पूरी इंसानी तारीख़ को देख लें कि हर ज़माने में ये हो सकता है कि उस ज़माने की जो इल्मी नौइयत है, इल्मी मज़ामीन जो हैं, इल्मी उन्वानात जो हैं वो अलग अलग हों, लेकिन इल्म के साथ वाबस्ता लोगों की ताज़ीम और बिलखुसूस फिर साहिबान इल्म में जो असातिज़ा के दर्जे के लोग हैं, उनकी ताज़ीम जो है वो मुआशरों के अंदर बड़ी अहमियत रखती है। और जिन मुआशरों ने अपने अपने ज़माने में अपने अहद के लोगों को लीड किया, उन मुआशरों की के अंदर बिल एहतमाम इस चीज़ का सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी असातिज़ा की जो ताज़ीम है उसका एहतमाम किया जाता था, उसका कल्चर पाया जाता था। आज भी जिन मुआशरों को हम निस्बतन ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझते हैं, और यकीनन वो किसी हद तक जदीद और तरक्की याफ्ता हैं भी, उनके यहाँ भी मामला ये है कि जो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता है उनके दरमियान
ये भी एक बुनियादी फ़र्क है कि तरक्की याफ्ता जो मुआशरे हैं उनके यहाँ आज भी उस्ताद का एहतराम जो है वो बड़ा वालिहाना अंदाज में पाया जाता है, और एक बेहतरीन मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। जब हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी और आपकी लाई तालीमात की तरफ हम रुजू करते हैं इस तनाजुर में और ज़रा गौर करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये इल्म और इल्म का अता करना, यानी आलिम का उस्ताद होना, ये इतना बड़ा अमल है, इतना अजीमुशान अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ुद तारुफ कुरान में ये करवाता है कि वो इल्म अता करने वाला है। आप ये देखिए ना कि अल्लाह कुरान हकीम में कहता है, ये जो पहली इब्तदाई सूरह अलग की 5 आयात उतरी, उसमें अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह मल इंसान मालम यालम, यानी इस रब की ताज़ीम करनी है। किस रब की? रब अपना तारुफ करवा रहा है। कौन सा रब? पहली बात अल्लाह ने बताई कि वो रब जिसने तुम्हें एक जमे हुए खून से पैदा किया, यानी इंसान की असल उसकी बुनियाद की तरफ तारुफ करवाया, और फिर बताया कि उस रब का तारुफ तो हो गया, अब उस रब की ताज़ीम इसलिए करनी है कि अल्लाह मल इंसान मालम यालम, ये वो अजीमुशान रब है, ये वो मेहरबान रब है जिसने इंसान को वो सिखाया जो उसके पास उससे पहले मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जो सिखाने वाला है, जो उस्ताद है, बतौर मुअल्लिम अव्वल अपना तारुफ कुरान हकीम में करवा रहा है। अल्लाह मल इंसान आलम यालम के साथ साथ कुरान हकीम में मुतअद्दिद जगह पे अल्लाह अपना जो है वो आलिम के तौर पे, अपना एक मुअल्लिम के तौर पर अपना जो है वो तारुफ करवाता हुआ हमें नज़र आता है। आप देखें ना कि अल्लाह कुरान हकीम के अंदर ही सूरह रहमान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान को इल्म अता करने के हवाले से अपना हवाला बयान करता है। और फिर ये जो इल्म के साथ वाबस्तगी है, ये इतनी अजीमुल मर्तबत है कि जब जहाँ पर इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का हवाला दिया गया, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के जो सबब बताया कि वो उस वक्त तक की जितनी मासूम और मालूम अल्लाह की मखलूक़ात थी, यानी फ़रिश्ते और बाकी जो अल्लाह की तख्लीक थी, उन सब में अचानक आदम की तख्लीक होती है, और फिर उस तख्लीक की बुनियाद पर बहुत इब्तदाई दिनों में ही, इब्तदाई लम्हे में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को एक वालिहाना इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। वो इज़्ज़त किस वजह से है? अल्लाह मल इंसान मालम यालम के साथ अल्लाह उसकी तफसील बयान करते हुए बताता है कि हमने आदम को कुछ ऐसे अस्मा का इल्म अता कर दिया। वो अस्मा का इल्म जो है वो हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का ज़रिया बनता है। और ख़ुद मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामला और अहवाल तो ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी एक नमूना हयात है। आप इंसानी शख्सियत के किसी हवाले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना शुरू करें तो आपको ये अंदाज़ा होता है, ये खुशगवार एहसास हम तक मुंतकिल होता है कि आप ज़िंदगी के हर रंग के अंदर बेमिसल और बेमिसाल हैं। अगर वालदैन के तौर पर देखा जाए तो आपसे शफीक बाप नज़र कोई नहीं आता, यानी उस मुआशरे में जहाँ पर औलाद को के गैरों के बच्चों को चूमना जो है वो अपने बच्चों को चूमना एक ये शर्मिंदगी का बायस हुआ करता था। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के बच्चों को, दुश्मनों के बच्चों को चूम कर उस मुआशरे के अंदर वालदैन की अपनी औलाद के साथ जो शफ़क़त और मोहब्बत है, बड़ों की अपने छोटों के साथ जो शफ़क़त और मोहब्बत है, उसकी मिसाल कायम की। जहाँ वो हुजूर की ज़िंदगी का बेहतरीन मिसालिया नज़र आता है, हुजूर बतौर सिपहसालार बेहतरीन नज़र आते हैं, हुक्मरान बेहतरीन नज़र आते हैं, वहाँ इन सारी ताज़ीमों और हवालों, इनमें से हर हवाला हुजूर का एक मोतबर और नामवर हवाला है। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना तारुफ खुद करवाना शुरू करते हैं, ये सारे बड़े अजीम शान तारुफ और हवाले हैं। इन सारे हवालों से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम खैर, आपकी शख्सियत की अजमत लोगों तक पहुँचाई जा सकती है, बयान की जा सकती है। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ुबान से जब अपना तारुफ निकलता है तो हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी मैं एक उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो इससे अंदाज़ा होता है कि किसी भी मुआशरे के अंदर, यानी अल्लाह का अजीम शान आखिरी रसूल नबी, जिसे अल्लाह अपनी रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बना रहा है, और जो अपनी ज़िंदगी के तमाम हवालों में कामिल है, अपनी ज़िंदगी के तमाम हवालों के अंदर एक मुकम्मल शख्सियत है, वो अपना तारुफ बतौर उस्ताद करवा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उस्ताद का मुआशरे के अंदर कितना एहतराम और मकाम पाया जाता है। आप ये देखें ना कि फिर मेरे करीम रसूल का मामूल क्या है कि असहाब जो हैं वो कहते हैं कि हम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने हमें इल्म अता किया, उन्होंने हमें आगाही अता फरमाई। हम एक गंवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक गैर इंसानी रवैयों पर मबनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कुरान हकीम में बतौर नबी, बतौर रसूल आपकी जो 4 जिम्मेदारियाँ बयान की हैं, उनमें से एक जिम्मेदारी व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो जो किताब और हिकमत का इल्म देना है, यानी गोया उस्ताद के तौर पर किताब और हिकमत जो इंसानों तक पहुंचानी है,
अपने शागिर्दों तक, अपने सामीन तक, अपने असहाब तक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस कामिल अंदाज में पहुँचाया कि जैसे आप अपने ज़माने के नहीं बल्कि हर ज़माने के सबसे बेहतरीन उस्ताद थे ना, इसी तरह हम ये इसका सबसे बड़ा सबूत और हवाला ये है कि आपके जो शागिर्द हैं वो भी दुनिया की इल्म की, अदब की तारीख के सबसे बेहतरीन शागिर्द साबित हुए। आपने जो उनके सामने बयान किया वो कमा हक्कू उसी तरह उन तक पहुंचा भी और फिर उन्होंने अपने अमल में उसकी खुशबू जो है वो महसूस की। लोगों ने उनकी ज़िंदगियों में रसूल रहमत की दी हुई तालीमात का जो एक नूर था वो महसूस किया। आप और फिर इसका आप ये देखिए ना कि बतौर उस्ताद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है। आपके पास वो एक मारूफ रिवायत है ना, हुजूर के साथ मंसूब के खातून आती है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि मेरा बेटा जो है वो गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है और इसके दांत खस्ता होते जा रहे हैं, तो आप इसे अपने तौर पर नसीहत फरमा दें, आपसे इसकी बड़ी वालिहाना मोहब्बत है, आपकी बात बड़ी सुनता है। अगर आप इसको नसीहत कर देंगे तो क्या होगा कि ये गुड़ खाना छोड़ देगा और इसके दांत महफूज हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर मुस्कुरा के कहा इसे कल मेरे पास लेकर आना। वो दूसरे दिन बच्चे को लेकर आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि बेटा मीठा खाने से दांत जो है वो ख़राब होते हैं, इससे ज़रा एहतजाज करो, इससे बचने की कोशिश करो। वो बच्चा मीठा खाना छोड़ देता है। चंद दिन बाद उसकी वालदा आती है और वो कहती है मीठा खाना तो उसने छोड़ दिया लेकिन एक सवाल कई दिनों से मेरे साथ है और वो ये है कि जिस दिन पहले दिन मैंने आपसे ये कहा था तो आपने ये बात नहीं कही और दूसरे दिन जब मैंने आपको कहा कि बतौर उस्ताद, बतौर रहनुमा, बतौर नबी आप इसको ये नसीहत फरमा दें तो आपने दूसरे दिन ये नसीहत क्यों फरमाई? पहले दिन ये बात आप फरमा देते तब भी उसने ऐसे कबूल कर लेना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पहले दिन इसलिए नहीं ये बात उसको बयान की क्योंकि पहले दिन तक मैं खुद गुड़ खा रहा था, मैं खुद मीठा खा रहा था। तो इससे क्या मतलब है? इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिदायत का जहान मौजूद है दुनिया के सारे असातिज़ा के लिए कि उस्ताद को अपने शागिर्द के लिए उस इल्म का इंतखाब करना चाहिए जो उसकी अपनी ज़िंदगी से जिसकी गवाही मिलती हो, यानी वो खैर और खूबी जो लोगों तक बतौर उस्ताद आप पहुंचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके अपने अमल में नजर आना शुरू होता है तो फिर शागिर्दों के लिए उसका इख्तियार करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। आप देखें ना, और फिर उस्ताद का अपने शागिर्दों के साथ बतौर अपने इल्म के माहिर की, जिस शोबे का वो माहिर है उसमें तो अपना इल्म मुंतकिल करना है ही है, ज़रूरी है, लेकिन उससे एक दर्जा आगे की जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो उस ख़ास शोबे का इल्म देने के साथ साथ बतौर इंसान उसकी तरबियत में अपना जो है ना वो किरदार अदा करे। आपको लगता है यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? बिल्कुल यकीनन ऐसा है। उसका सबब यही है कि हमने बतौर उस्ताद अपनी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसके ज़ैल में जो इल्म आता है उसे मुंतकिल करने तक महदूद कर लिया। आप ये देखें ना कि माजी के ज़मानों में जब हमें बेहतरीन इंसान मयसर थे और अपने अपने ज़माने के बेहतरीन, आप ये देखें कि अपने अपने ज़माने के जो बेहतरीन स्कॉलर्स थे, बेहतरीन रहनुमा थे, बेहतरीन लीडर्स थे, वो बेहतरीन इंसान भी थे और उनको बेहतरीन इंसान बनाने के अंदर किन का सबसे कलीदी किरदार था? उनके उस्ताद का किरदार था। बल्कि जो साहिबान इल्म इमाम गजाली अलैहि रहमत ये कहते हैं कि इंसान का अपने वालिद के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो हीरो हुआ करता है, जिससे वो मुतासिर होता है, वो उस्ताद होता है। और आप ये कहते हैं कि वो मुआशरा महफूज हो गया। जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम का फरमाना, आपने फरमाया वो मुआशरा महफूज हो गया जिनके वालिदैन ने अपनी औलादों को उस्ताद का एहतराम करना सिखाया और असातिज़ा ने फिर उनको सारी दुनिया का और अपने सारे जो बड़े हैं सारी नेकी और खैर जो है उसका एहतराम करना सिखाया। तो ये जो मुआशरे के अंदर सारे शोबों में बिगाड़ नजर आता है ना हमें कि जी बड़े जो हैं वो छोटों का से शफकत नहीं कर रहे, छोटे बड़ों के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे। इंसानी जो बुनियादी तकाजे और हवाले हैं वो जो हमारे मुख्तलिफ सारे रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी की गिर्द आबाद हैं, हम उन सब में जहाँ जहाँ कमज़ोर नज़र आते हैं उन सब का जो आखिरी सिरा है वो कहीं ना कहीं उस्ताद की तरफ से वो जो आला दर्जे की तरबियत है उसके ना होने के सबब है। तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि हमारा मुआशरा जो है वो अच्छे तरीके से फल फूले, मतलब नई जो हमारी जनरेशन है, नई नस्ल आने वाली है उसको इस हवाले से तरबियत दी जाए? आप देखें इसके लिए भी हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ पलटना पड़ेगा। आप देखें मस्जिद नबवी का माहौल है, मंजरनामा है और हुजूर वहाँ पर
यानी दरस व तदरीस, इल्म देने और इल्म सीखने के अमल की इतनी अहमियत है कि मस्जिद नबवी की तामीर जो है उसकी छत बाद में डलती है और वहां पर जो सुफ़ा के नाम का चबूतरा जो दरसगाह है वो पहले तामीर की जाती है। सही। यानी आप मस्जिद नबवी की अहमियत कितनी है, दीवारें तामीर हो गई, अब उसकी छत बाद में पड़ती है, पहले वहां पर अकामतगाह कायम की जाती है ताकि लोग वहां पर दीन सीख सकें, इल्म सीख सकें। और फिर ये उमूमी तौर पर लोगों का एक तासुर है कि शायद मस्जिद नबवी जो है वहां पर सिर्फ उलूमी दीनिया जो हैं, जो बराह रास्त दीन के साथ वाबस्ता इल्म है, अकायद हैं, इबादात हैं, नजरियात हैं, उनके हवाले से इल्म दिया जाता था। यकीनन ये तो था ही था, कुरान और हदीस तो वहाँ बयान हो ही रही थी, लेकिन उससे एक दर्जा आगे बढ़कर वहाँ पर इखलाकियात की तरबियत भी दी जा रही थी। और न सिर्फ इखलाकियात की तरबियत दी जा रही थी बल्कि उस ज़माने के जितने राइज उलूम थे उनका जब कोई माहिर आदमी, बड़ा आदमी आता मदीने के अंदर, मदीने की गिरदो नवा में, हत्ता कि कोई तिजारत की गर्ज से आता या सफ़र की बुनियाद पर वहाँ से गुजरता हुआ हमें नज़र आता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब की जिम्मेदारी लगा रखी थी, उनकी ड्यूटी थी कि वो ऐसे बड़े आदमी का इंतखाब करें, हुजूर को खबर दें, उसे फिर बुलाया जाता और वो फिर हुजूर के उन तलबा के साथ अपने उस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के ज़ैल में उनके साथ अपने सब्जेक्ट पर गुफ्तगू करते। और उस सब्जेक्ट की जो खूबियाँ होती थी, उस इल्म की जो खुसूसियात हुआ करती थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन शागिर्दों के साथ बयान करते। यहाँ मैं ये एक बात अर्ज करूँ कि उस्ताद जो है उसकी एक तो अपनी ज़िंदगी में जो वो बयान कर रहा हो उसकी झलक नज़र आना ज़रूरी है। शागिर्द का इल्म के ऊपर जो सबसे बड़ा एतमाद है ना, वो अपने उस्ताद के अमल से पैदा होता है। यानी इल्म क्या है, मुझे बताया गया कि जी बड़ों के लिए जो है वो एहतराम का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, छोटों के साथ आपकी शफकत का जो है वो माहौल होना चाहिए। ये बात मुझे मेरे असातिज़ा ने बताई और जैसे ही ये बात मुझ तक पहुंचती है और मेरा दिल और दिमाग उसे कबूल करता है, तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि पहला जो टेस्ट या पहली मीज़ान, पहला मेयार जो मेरे ज़हन में बतौर एक तालिब इल्म के कायम होता है, वो ये है कि क्या ये जो इतनी खूबी वाली बात मेरे उस्ताद से मुझ तक पहुंची है, यकीनन जो मुझसे बहुत पहले मेरे उस्ताद के इल्म में है, क्या वो मेरे उस्ताद के इल्म से एक दर्जा आगे मेरे उस्ताद के अमल में भी शामिल है या नहीं है। वो बच्चा जिसने ये खैर की बात सुनी कि छोटों से शफकत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, वो दिल उसको कबूल कर लेता है। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी में इस खूबी की शामिल करने के लिए जरूरी है कि उसके उस्ताद के अमल में वो चीज नजर आना शुरू हो जाए। आप देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल ये है, हुजूर का अपने असातिज़ा के साथ शफकत का मामूल ये है कि असहाब सुफ़ा जो मौजूद हैं वो कहते हैं, हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक इख्तियारी फ़क्र हमें नजर आता है। हुजूर के यहाँ कई दिन तक चूल्हा जो है वो गर्म नहीं होता, आग नहीं जलती, खाना नहीं पकता, फाकों कई दिन फाके जो हैं वो गुजरते हैं, हालत रोज़ा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को गुजारते हैं। और इसी तरह कमोबेश असहाब का भी मामला है। लेकिन क्या हुजूर की अपने शागिर्दों के साथ शफकत और मोहब्बत है कि जब कोई खाने के लिए चीज आती है, हज़रत अनस बिन मालिक 9 बरस की उम्र में सरकार दो आलम के पास आए, 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहे। आप ये कहते हैं 10 बरस में एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ, खा 3 दिन का जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो है वो रोजा चल रहा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाहर से चीज आई हो और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द, वो जो असहाबे सुफ़ा हैं, जब तक उन्होंने वो पेट भर के ना खाई हो, उस वक्त तक कभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना रहमत के अंदर नहीं जाती थी। हुजूर पहले आने वाले किसी तोहफे, किसी खाने को अपने असातिज़ा, अपने शागिर्दों के दरमियान तकसीम करते थे। जब वो खा चुकते तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना वो अंदर उनके पास पहुंचता था। तो आज के उस्ताद जो हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि कोई भी नेमत, कोई भी खैर, कोई भी भलाई जब उन तक पहुंचे तो उनका बतौर बड़ा होने, बतौर उस्ताद होने की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले अपने शागिर्दों तक उस खैर को मुंतकिल करें और फिर अपने लिए, यानी गोया एक इसार का जज्बा ऐसा है कि वो सिर्फ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को इसार और कुर्बानी का जज्बा सिखा रहे थे, वो जो सखावत का जज्बा सिखा रहे थे, वो जो हुस्न सलूक की एक तालीम दे रहे थे, वो सिर्फ जुबान की तालीम नहीं थी बल्कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी उसकी तौसीक कर रहा था। तो जब जिन मुआशरों के अंदर असातिज़ा की मिजाज के अंदर इस दर्जे की अमलियत पाई जाती है, वो जो कह रहे हों वो उनके
फेल से उसकी तौसीक हो रही होती है, उसकी तायद हो रही होती है, उसकी सनद मिल रही होती है, तो फिर उस मुआशरे के शागिर्द जो है उनकी ज़िंदगियों के अंदर खैर का शामिल होना, भलाई के शामिल होना, आला अखलाकी इक़दार का शामिल होना आसान हो जाया करता है। बेशक बेशक। अच्छा, दूसरा अगर आज के दौर की फिर से बात की जाए डॉक्टर साहब, तो आज के दौर में जो उस्ताद है उसकी ट्रेनिंग, उसका अपने जो चीज़ें चल रही होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, अपने आप को अपडेट करना कितना ज़रूरी है ताकि जो नस्ल है जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं, जो उनके शागिर्द होते हैं, उन तक वो तालीम पहुँचाई जा सके। आप ये देखिए ना कि इसके लिए भी मैं दोबारा फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक तालिब इल्म के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही एक मिसाल देना चाहूँगा। आप ये देखें कि जो अहले मदीना हैं उनके यहाँ वो ज़रात के बड़े माहिर थे, हाँ जी। और जंगो जदल के एतबार से जो मामलात थे या जो दूसरे कबाइल के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे जो मामलात हैं जिसे हम सफारतकारी कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा उनकी कमांड नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अहले मदीना थे उनके लिए बाकायदा तरबियत की नशिस्तों का एहतमाम फरमाया। यानी वो लोग जो दूसरे शोबाए उलूम के अंदर महारत रखते थे उनको बाकायदा उनकी तरबियत में दिया और बाकायदा उनसे सीखने का एक मौका और एक माहौल फराम किया, ताकि जो लोग ताज़ा इल्म रखने वाले हैं, जो शोबे के अंदर निस्बतन ज़्यादा महारत रखते हैं, वो अपने से कम महारत वालों को वो इल्म मुंतकिल करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से और मदनी माहौल से हम तक ये बात पहुँची कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माहौल का एहतमाम फरमाया, एक ऐसी फ़िज़ा बनाई कि जिसके अंदर साहिब इल्म की सबसे पहले तो ताज़ीम और कदर मौजूद हुआ करती, और फिर अगले दर्जे के ऊपर उसका आलम ये होता कि जिसके पास जो नया खैर पहुंचा होता वो उसमें बुखल न करता, बल्कि उसे फौरन दूसरों तक मुंतकिल करता कि ये किसी और के काम आ जाए, किसी और की ज़िंदगी में रोशनी का जरिया बन जाए। और असहाब ने एक दूसरे से बहुत इस्तिफादा किया। आप ये देखिए ना कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ कबाइल की तरफ अपने जो सफारतकारी के लिए लोगों को भेजना शुरू किया, तो अपने सहाबा को पहले आप उन कबाइल की तरफ सफ़र फरमाते, उनको भेजते कि वहाँ जाएं, वहाँ का कल्चर सीखें, वहाँ की ज़ुबान सीखें। आप देखें ना, हज़रत ज़ैद हुज़ूर के एक सहाबी हैं, तो हुज़ूर ने अपने असहाब से कहा कि कौन ऐसा है जो सिरियानी ज़ुबान जो है ना उस पर महारत हासिल करके आ जाए, ताकि उन कबाइल में जहाँ ये ज़ुबान राय जब वहाँ पे लिख के भेजा, खतूत भेजे जा सकें, तबलीग का काम वहाँ पे हो सके। तो हुजूर की तरफ से क्योंकि पूछा गया था, तो बहुत सारे असहाब ने जो है ना वो हाथ खड़ा किया कि हम ये खिदमत करने के लिए हमें मुंतखब किया जाए। तो हुजूर ने कहा सबसे कम दिनों में कौन सीखेगा? तो हज़रत जो जैद थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इसे 40 दिन के अंदर जो है ना वो सीख के आ जाऊँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। वो गए और 18वें दिन वापस आ गए और आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिरियानी ज़ुबान में अपने लिखे हुए अशार बयान किए। यानी क्या मतलब था उसके पीछे, यानी उन्होंने गोया ये एक पैगाम दिया कि मैं इस जुबान को पूरा सीख चुका हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने 18, आप तो 40 दिन में कह रहे थे, 18वें दिन ही आप इतनी जुबान पे महारत के साथ आ गए। उन्होंने कहा मुझे मदीना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ये जो इल्मी माहौल है, इससे जुदाई ने बेचैन कर दिया कि मैं वहां से फौरन वापस पलटा, क्योंकि जो असल इल्म का खजाना है वो तो मसलन नबी के दरो दीवार से हम तक पहुंचता था, आपकी ज़ात से मुझ तक पहुंच रहा था। तो मैंने अपने आप को इतने दिन के लिए भी महरूम नहीं छोड़ा। तो गोया उमूमी, यानी इससे एक मंजरनामा जो है ये हमें एक गवाही देता है कि वहाँ इल्म की और साहिबान इल्म की, इल्म सीखने वालों की और इल्म सिखाने वालों की किस दर्जे की ताज़ीम और उनकी किस दर्जे की अहमियत जो थी उस माशरे के अंदर मौजूद थी। बेशक बेशक ऐसे ही है। सीनियर स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि आप यहाँ पर आए और उस्ताद का एहतराम और उस्ताद की अहमियत के हवाले से आज हमने बात की है इस सेगमेंट में। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर के हवाले से बात करते हैं। और जनाब लाहौर में जो खाया जा रहा है ना, और जो हम लोग खा रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के कितना करीब होता है। क्योंकि खुराक का इंसानी सेहत पर या तो मुस्बत असर होता है या फिर मनफी असर होता है, और सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमें मुज़र सेहत ग़िज़ाओं से दूर रहना चाहिए। ख़ास तौर पर पानी के जो प्लांट्स और फिल्ट्रेशन के हवाले से फूड अथॉरिटी इक़दामात कर रही है। और आज
आजकल सेहतमंद ग़िज़ा की असल शक्ल में फ़राहमी बहुत मुश्किल होती जा रही है और हमारी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए फूड डिपार्टमेंट का अमला काफ़ी सरगर्म भी रहता है। और अगर हम गौर करें तो दूध एक बुनियादी और अहम ग़िज़ा भी है, मगर आम शहरी खालिसपन से मुकम्मल महरूम है और लाहौर की आबादी 1,25,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है। तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को रोज़ाना हज़ारों लीटर्स खालिस दूध फराहम करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल टास्क है और यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी तज़ाद आता है और बहुत से लोगों ने दूध की वसी प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स और हस्बे ज़रूरत गंदे पानी के इस्तेमाल को आम बना लिया है। और बदकिस्मती से ये सबके इल्म में मौजूद है कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर अगर कहीं गलती से भैंस या फिर गाय का दूध कुदरती हालत में हमें मिल जाता है ना, तो इसमें भी पानी की मिलावट कर दी जाती है और हम यही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। इवन दो कि बच्चों को भी हम यही दे रहे होते हैं और जिसका नतीजा मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो सेहत की तबाही में मसनूई या मुज़रे सेहत दूध का एक बड़ा हाथ होता है। आवाम काफ़ी अरसे से इस मसले को लेकर बड़ा परेशान थी। अब एक अच्छी खबर ये आई है कि हाल ही में पंजाब हुकूमत ने दूध की क्वालिटी और मयार को बेहतर बनाने के लिए एक अलहदा डायरेक्टोरेट कायम कर दिया है, जिसका मकसद है आवाम के लिए खालिस दूध की फराहमी का जदीद निज़ाम बनाना। और इसी मंसूबे के तहत डेयरी सेफ्टी जो टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं, जो ना सिर्फ शहर बल्कि सूबे भर में रोज़ाना की बुनियाद पर दूध का मयार चेक करती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ अगर एदादोशुमार देखे जाए तो आपको बताऊं कि 1 जनवरी 2017 से अब तक फूड अथॉरिटी ने 28,29,00,000 लीटर से ज़ायद दूध के नमूने चेक किए और इस दौरान 72,42,562 लीटर मिलावट शुदा और नाकिस दूध तल्फ किया गया है। तो जनाब, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं कि खालिस दूध की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, फूड अथॉरिटी किस तरह काम करती है, और दूसरा जो मिनरल वाटर या फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो लगाए जाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा होता है और जिसका आवाम को इल्म नहीं है और हम वही पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। मज़ीद भी हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा जहांगीर अनवर साहब हैं, जो कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। राजा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, फूड अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं वो हमारे तक मयारी भी पहुंचें और अच्छी भी हों, जिससे हमारी सेहत मुतासर ना हो। तो सबसे पहले तो दूध के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हर कोई पीता है, बच्चे, इवन दो कि छोटे बच्चों को भी हमारे घरों में दूध दिया जा रहा होता है, जो हमारे घरों में आता है मिलावट शुदा दूध, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, सर्फ बहुत कहा जाता है कि उसमें डाला जाता है, गंदा पानी इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह ये प्रोसीजर आप लोग करते हैं? पहले तो मैं मुतासर हुआ आपके इंट्रो में, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से आपने पूरा लैंडस्केप फूड का एक्सप्लेन किया है। एक पहले बात समझ लीजिएगा, मिल्क इकॉनमी है क्या? जी जी। इस वक्त हमारा जो डिजिटल सेंसस हुआ है उसके रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटा ये बात करें कि 50% लोग देहातों में रहते हैं और 50% शहरों में रहते हैं, तो जो 50% देहाती लोग हैं उनके यहाँ दूध का ये मसला नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे ने या हर दूसरे घर में गाय भैंस है, वहाँ पे तो मिलावट से पाक दूध मिल जाता है। ये बड़े शहरों का मसला है। लाहौर जैसे बड़े शहर, जैसे भी आपने कहा 1.25 करोड़ आबादी का शहर, इसका मसला है क्योंकि यहाँ पे गाय भैंसें नहीं रखी जा सकती। चंद एरियाज़ में हैं जहाँ पे पुरानी ग्वाला मंडी, ग्वाला कॉलोनीज होती थी, अजीज़ भट्टी टाउन, निश्तर टाउन या जो वाघा टाउन, इन एरियाज़ में तो थोड़ी बहुत गाय भैंसें मिल जाती हैं जहाँ पे कानून ने इजाज़त दी हुई है। अब होता है ये सारा दूध बाहर से आता है। अच्छा, अब ये डिमांड सप्लाई का एक गैप है जिसको ये क्रिमिनल माफिया फिल इन करता है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, टर्किश गाय है वो 48 लीटर दूध देती है, जबकि पाकिस्तान की जो नस्ल की गायें हैं वो 28-30 से ज़्यादा आगे नहीं जाती। अब आप देखें जो 18 से 20 लीटर एक गाय का गैप आता है प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन का काम है, वो फिल इन होता है सिंथेटिक मिल्क से, या अगर हम अच्छे अंदाज से बात करें तो वो एक पाउडर मिल्क जो इंपोर्ट किया जाता है, इसको SMP कहते हैं, वो मिल्क जो है उसको फिर बना के, अगर तो वो बना रहा है कोई लाइसेंस शुदा कंपनी बना रही है वो तो ठीक बनाएगी, लेकिन ये जो क्रिमिनल माफिया आ गया, मैं आपको बताऊं इससे पहले होता था दूध में पानी की मिलावट होती थी, वो इस हद तक तो मुनासिब था कि चले उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया, काबिले बर्दाश्त था कि चले थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर लिया। अब हालत ये हो चुकी है कि दूध के अंदर 22 मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं,
वो केमिकल्स होते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं ताकि दूध इकट्ठा रह सके। उसके अंदर चूँकि इतनी चीज़ें मिलावट होती है, गंदा पाउडर भी मिलाया जाता है, उसके अंदर गंदा घी भी मिलाया जाता है, उसके अंदर गंदा पानी भी मिलाया जाता है, और ये 1, 2, 400, 500 लीटर, ये हज़ारों लीटर बनाया जाता है। एक वक्त में ये 35,000 लीटर का एक बाउज़र आता है शहर के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ, आपके शहर के अंदर तकरीबन 6,000 के करीब डेयरी और मिल्क शॉप्स हैं। शहर में, आपके शहर में दूध आता 3 जरिए से है। एक है पैकेज्ड मिल्क जो पास्चराइज्ड है, UHT है। दूसरा है जो आपका गवाला घर में बैल दे के आपको दे के जाता है, और तीसरा दुकानों पे आता है जहाँ से आप खुद जाके लेके आते हैं। अच्छा, जो तो पैकेज्ड है वो किसी फार्मूला मिल्क है, उसके अंदर तो एक पूरी रेगुलेशंस हैं, पूरा सिस्टम है, पूरी दुनिया में प्रोसीजर होता है ना, उसके थ्रू आता है वो। जो लूज मिल्क है, खुला दूध है, जो गवाला देता है और वो देता है, वो है एक्चुअल चैलेंज। और हमारी 70% आबादी वही दूध इस्तेमाल करती है। अब इस दूध की वजह से हम क्या कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी क्या कर रही है, कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली हम ये कर रहे थे कि आपके लाहौर शहर की 3 जो अतराफ से दूध आता है, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा साइड से, ओकाड़ा से बल्कि पाकपतन, साहिवाल से भी दूध आता है, इवन एज फार एज भावल नगर से भी आता है। हमने एक ट्रक पकड़ा वो भावल नगर से आ। अच्छा, ये दूध क्या, क्योंकि इतनी इसमें मार्जिन है कि जब आप दूध बनाते हैं इस केमिकल के साथ और इस तरह गंदे पाउडर और गंदे घी के साथ, तो उसकी पर लीटर कॉस्ट इनको आती है 20-25 रुपये, जबकि वो बिकता मार्केट में 125 रुपये में है। तो उसके अंदर आप देख सकती हैं कि एक 35,000 रुपये को 30 लाख रुपया कमाता है। लिहाजा उसके लिए तो एक ये ज़िंदगी मौत का मसला होता है जब हमारी टीमें रोकती हैं। अब हमारी टीमें खड़ी हो जाती हैं लल सुबह 5-6 बजे, फिरोजपुर रोड पे भी, सगियाँ ब्रिज पे भी, मुल्तान रोड पे भी, हर ट्रक को रोकते हैं हम। उधर हमारी मोबाइल लेबॉर्ट्री होती है, वो चेक करती है और उसके बाद आप उनको जाने देते हैं। आप अक्सर टीवी पे देखते हैं कि हम दूध गिरा रहे होते हैं, इतना तल्फ किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, परसों रात को हमें पता चला कि एक जगह सिंथेटिक मिल्क, मसनूई दूध बनाया जा रहा है। हमारी टीम ने रेड किया। मैं आई विश कि आई कुड शो यू द पिक्चर्स। उन पे हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया, वो बेचारे ज़ख्मी हुए, लेकिन हमने पकड़ लिया। हमने तकरीबन 1 लाख लीटर दूध पकड़ा जो आपके लाहौर शहर आना था। अच्छा, ये हमने अब ये तो पहले हो रहा था। अब हम नया क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमने क्या किया है कि लाहौर के अंदर 97 शॉप्स ऐसी हैं जो 1000 लीटर से ज़्यादा दूध बेचते हैं। 1000 से 5-6 हज़ार लीटर पर डे बेच रही हैं। ये बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जाके दूध खरीदते हैं। हमने उनको पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है। हमने एक ऐप डेवलप की है। हम उनके पास जाके पूछते हैं कि ये आपके पास 1000 लीटर दूध कहाँ से आ रहा है। वो कहता है 300 शेखुपुरा से आ रहा है, 200 कसूर से आ रहा है, 500 साहिवाल से आ रहा है। हम उसका नंबर लेते हैं जहाँ से वो दूध खरीद रहा है। हमारी टीमें चूँकि हर ज़िले में मौजूद हैं, वो उधर जा रही हैं, वो देख रही हैं कि क्या यहाँ पे अगर 300 लीटर दूध ये भेज रहा है लाहौर किसी दुकान पे, तो क्या इसके पास गाय भैंसें उतनी मौजूद हैं। अगर गाय भैंसें मौजूद नहीं हैं तो इसका मतलब वो दूध कहीं कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने का मतलब डिफरेंट देहातों से, चकूक से, तो उसके पास एक चिलर होना चाहिए जिसके अंदर वो स्टोर कर सके। क्या वो मौजूद है? अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये दूध बना के बेच रहा है। हमने ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया हुआ है। एक मैं आपको एक और यहाँ बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पे ये मसला है क्यों, क्योंकि आप पूरी दुनिया में कहीं दूध में मिलावट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है सिवाय बरसगीर के। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ पे ज़्यादा है। ये 7 ईरान है, वहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। ये बुनियादी तौर पे डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। लेकिन सर ये तो बड़ा पुराना मसला है ना, ये कोई आज का मसला नहीं है या कल का मसला नहीं है, कोई साल भर नहीं हुआ कि ये मसला है कि मिलावट शुदा दूध हमें मिल रहा है। ये सदियां हो गई हैं कि मिलावट शुदा दूध मिल रहा है, इसमें कमी वाकई नहीं हो रही है। हम लोग देखते हैं कि इसमें ज़्यादा ही होता जा रहा है। आबादी क्योंकि बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो कह लें कि माफियाज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आपने जैसे बताया कि 3 एंट्री पॉइंट्स है जहाँ से ये लोग आते हैं, एंटर होते हैं लाहौर शहर में, तो क्या वहाँ पर जो फोर्स है वो कम है, जो सही तरह चेकिंग नहीं की जाती है क्योंकि वो फिर भी लाहौर में एंटर हो जाते हैं, या क्या पीछे वजूहात क्या है कि इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं वाकई हो रही है? वेरी राइट। इसमें जो बुनियादी चैलेंज है जिस पे हम काम भी करें वो है टेस्टिंग का, मिल्क टेस्टिंग। जैसे भी आपने कहा हम टीमें और भी खड़ी कर दें, एक टेस्ट करते हुए हमें 10 से 12 मिनट लगते हैं। अच्छा। अब आप समझें कि लाहौर, अब जब हमारी टीमें खड़ी होती हैं तो उसके पीछे 25-30 लोग लाइन में खड़े होते हैं, हर एक को 20-20, 15-15 मिनट लगाएं तो वो लोग ख़राब हो रहे होते हैं कि जी हमें जल्दी जाना है, हमने डिलीवर करना है। अच्छा, अब हमने टेस्टिंग में हमारी अपनी लेबॉरेटरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, हमने अब इस तरफ जा रहे हैं कि हर हाउस होल्ड लेवल पे एक स्ट्रिप डेवलप की जाए, आर्म स्ट्रिप। उसको जब भी गवाले से आप दूध लें उसके अंदर डिप करें 1 मिनट के लिए, जब आप निकालें अगर उसका रंग चेंज हो गया इसका मतलब दूध में खराबी है। ये अब मेरा आपका मसला है, हर घर का मसला है। हम दुकानें चेक कर लेंगे, लाने वाले को चेक कर लेंगे कितने, यहाँ जैसे अभी खुद ही आपने 1.25 करोड़ आबादी है, 1.25 करोड़ आबादी में ये क्राइम हो रहा है।
माफिया को, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा है कि और लोग दाखिल हो रहे हैं इसके अंदर, और वो क्रिमिनल हैं। एक तो गवाला था ना जी, जिसकी कोई 2-4 लीटर पानी डाल देता था, या वो नहीं है। अब ये हज़ारों लीटर, क्योंकि आपकी कंजम्पशन बढ़ गई आबादी बढ़ने के साथ। जब कंजम्पशन बढ़ी तो चूँकि गैप था, वो गैप इसलिए था कि हमें अपने, अब हम कर भी रहे हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलके, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक के साथ हमें मीटिंग हुई कि हम ऐसी सप्लाई बढ़ाएं, और उसकी कीमत का मामला भी है कि अगर एक फार्मर को 150 रुपये लीटर खालिश दूध पड़ता है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल करके हम कह रहे हैं अब तो 125 से ज़्यादा बेच नहीं सकते आप, तो ज़ाहिर उसके लिए अंदर इंसेंटिव नहीं है उसके लिए। ये पूरे की पूरी इकॉनमी को रिविजिट करना पड़ेगा, टेस्टिंग को बेहतर करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। टेस्टिंग हम ऐसा करेंगे कि ओवर द शेल्फ आपको दुकान से मिल जाया करेगी स्ट्रिप, आप अपने घर ले जाएं, सस्ता स्ट्रिप होगा, आप उस पर रोज़ चूँकि गवाला लेके आता है, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या बेच रहा है। दुकानों पे हमने खुद शुरू कर दिया है। हर दुकान पे, आप जो बड़ी दुकानें हैं, इंशाल्लाह हम अगले आप 1 आध माह में देखेंगे हर दुकान पे एक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट मौजूद होगा, वहाँ पे चिलर मौजूद होगा, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम होगा। अब हम इस तरह दूध नहीं बेचने देंगे जिस तरह खुदा न खास्ता गोश्त बेचा जाता है या गंदी जगह पे चीज़ें बेची जाती हैं। ये सारे पूरी कम्युनिटी का जंग है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये 1 साल 2 साल 4 साल से नहीं, ये तो सदियों से ऐसे चल रहा है। लेकिन अब ये क्राइम इस हद तक खतरनाक हो चुका है कि अब ये आपकी सेहत कैंसरस है, अब ये आपके स्टमक, लिवर, आपकी किडनीज, आपके हार्ट, सबको अफेक्ट करता है। और इसलिए आपका अस्पतालों में तादाद बढ़ रही है, बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ रहा है। मुतबादिल क्या है सर, हमें ये बताएं। हम दूध पीना तो छोड़ नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली 1.25 करोड़ की आबादी है जिसमें 70 लाख जो लोग हैं वो दूध पीते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उन्हें पीने, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसका मुतबादिल क्या है? चाहे वो स्ट्रिप्स आ जाएंगी, लेकिन क्या दूध भी तो खालिस हमें मिले ना, कि हम स्ट्रिप्स पे ही लगे रहेंगे क्या? नहीं, स्ट्रिप से ये होगा कि हमें कम से कम वो क्रिमिनल आइडेंटिफाई हो जाएगा। जो गवाला आपको दूध दे रहा है आपके घर आके, वो आपके साथ बड़ी अच्छी। कितने क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई होते हैं, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन बाद में वो छूट जाते हैं और फिर से वही काम कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनको सील किया जाता है, बाद में फिर वही 2-3 दिन बाद खुली भी होती है और वही काम चल रहा होता है। हमने पिछले 1 साल में 931 FIRs थी। अच्छा, आपने अभी अपना इंट्रो में कहा भी, आपने देखा होगा कि हमने कोई 2.5 करोड़ के करीब लीटर दूध चेक किया जी, और उसमें से 70 लाख का हमने तल्फ किया। इसका मतलब यह है कि 30% से ज़ायद दूध जो हमने पकड़ा वो गलत था, गैर मेयारी था जी। दूध के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका फैट कंटेंट है, उसका जो उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन है। अगर वो डिस्टर्ब हुई हुई है तो उसको हम चेक करते हैं और उसको उसी मौके पे हम ज़ाया भी करते हैं, उसको हम चालान भी करते हैं, फाइन भी करते हैं। हमारी डेली की बुनियादों पे 1500 से 1800 मिल्क इंस्पेक्शन होती है पूरे पंजाब में। हमारी टीमें, चूँकि सिर्फ दूध, अभी आगे चल के हम बात भी करेंगे, सिर्फ दूध इज़ नॉट द ओनली चैलेंज। यहाँ पे घी में मिलावट है, पानी में मिलावट है, मसाला जात में मिलावट है, आपके हर चीज़ में मिलावट है। कोई चीज़ खरीदने चले जाएं आपको उसमें मिलावट ही नजर आए। लेकिन इसमें मैं आपको कहूँगा शहरी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, शहरी को अगर पता चल रहा है कि ये 100 रुपये लीटर या एक गडवी के साथ दूसरी गडवी फ्री मिल रही है, मतलब somebody is insane कि उसको पता नहीं है कि यार ये दूध कैसे बना सकता है, इतना सस्ता मिल सकता है, तो वो खुद ले जाता है। क्योंकि गुर्बत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, उसको लगता है सस्ती चीज़ है, चलें वो चाहे पानी घुला हुआ है, सफ़ेद पानी पी लूँ, लेकिन एक नफसियाती असर भी। लेकिन मैं उसके अलावा बताऊँ, हमने इस पे इंशाल्लाह आपको, अगर आप दोबारा बुलाएंगी 1-1.5 महीने बाद, आपको लाहौर में बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि अब हम सोर्स पे जा रहे हैं। इसको कहते हैं बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी, कि दूध जहाँ से आ रहा है अगर वहाँ से ठीक आ रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान कोई इसकी मिलावट नहीं हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवाला एसोसिएशन के, फार्मर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर भी लाहौर में कुछ मॉडल शॉप्स भी बनाई जाएँ। दूध थोड़ा महंगा होगा उसमें, लेकिन वो मिलावट से पाक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए दूध के हवाले से भी मजीद बात करें, लेकिन अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहुत ज़्यादा सील किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या है? पानी के अंदर भी मिलावट, मतलब पानी भी हमें खालिस नहीं मिल रहा है, दूध क्या मिलेगा, पानी भी खालिस नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं पानी से पहले बता दूं आपको, अगर हम हवा, पानी और खुराक को बेहतर कर लें तो आपके ये मेयो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, आपके दीगर ये इनका हेल्थ बिल नीचे चला जाएगा। क्योंकि आप अस्पताल उस वक्त जाते हैं, आपके गुर्दे ख़राब होते हैं गंदी हवा की वजह से, पानी की वजह से, आपका सिस्टम, खुराक की वजह से, ये सारी चीज़ें वहाँ। और मैं आपको बताता, आगे जाके बताऊँगा, अभी पहले पानी पे बता दूँ आपको। हम साल में 3 कैंपेन्स करते हैं पानी को चेक करने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है, पूरे पंजाब से 3 किस्म का पानी है जी आपके पास। एक है बॉटल्ड वाटर, बॉटल में जो आप नेस्ले और फलाने सारे पीते हैं, मिनरल वाटर कहा जाता है, जो मिनरल वाटर कहा जाता है। इन वाटर के 625 ये ब्रांड हैं इस वक्त जो मार्केट में हैं, 625।
हम 625 को रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, हम उठाते हैं मार्केट से, उसको चेक करते हैं और हर 3 माह बाद ये होता है, हर 3 से 3.5 माह लगते हैं। हम उसके बाद क्योंकि हमारा 4 माह बाद होता है, लेकिन हम 3 माह पे उठा लेते हैं और 4 माह में रिजल्ट्स दे देते हैं। इस वक्त भी हम जो समर शुरू होने से पहले हमने अपनी पूरी कैंपेन की 625 बॉटल्ड वाटर लेबॉर्ट्री में ला के टेस्ट किए। 1 नंबर 2 है आजकल फिल्ट्रेशन प्लांट। अब जहाँ जाते हैं लोग कूलर पकड़ के और बेचारे बॉटल्स पकड़े खड़े होते हैं। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एक्शन लिया, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो फिल्टर होता है इसका, वो कई सालों से चेंज नहीं हुए, उसमें जंग आ गया, मिट्टी आ गई, उसको रिप्लेस करना चाहिए, अदरवाइज़ वो बिल्कुल जहर है जो आप पी रहे हैं। हमने उस पर सारे रिपोर्ट की है। मैं एक साउथ पंजाब का बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पे हमने किया, शहर में किया, और हमें पता चला कि 29 में से 27 का सैंपल फेल हुआ। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात हो, जहाँ पे लोग इस नीयत से जाते हैं, समझ से जाते हैं कि साफ मिलेगा। तीसरा है जो आपका वासा का पानी है, जो टैप वाटर है, जो वासा ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये तीसरा हिस्सा। हम ये तीनों पे इस वक्त कैंपेन चल रही है। बॉटल वाटर हमने कर दिया हुआ है, उसमें जो फेल हुए हैं हमने उनको रोक दिया, वो पानी मार्केट में नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएगा उसको रिकॉल कर रहे हैं वो लोग जिन कंपनियों को फेल हुए हैं सैंपल, उनको हमने उनकी फैक्ट्रियां सील कर देंगे और उस पर एक्शन लेंगे। जो दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस वक्त पूरे पंजाब में फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा फोकस है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, गर्मियां हैं, ये मॉनसून है, यहाँ पानी के बाद हैज़ा और ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हम उस सारे को चेक कर रहे हैं, पानी को इंशाल्लाह। और ये इसके हवाले से कोई अच्छे जो असरात हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आपको नजर आएंगे। लेकिन वासा का जो घर में पानी आता है ना, वो ज़्यादा, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि सीवरेज मिला पानी है, सीवरेज की जो लाइंस हैं वो नीचे से इकट्ठी हो रही हैं पानी के साथ, तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि नहीं? देखें, 2 चीज़ों से पानी ये करते हैं, तो क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन एक बेसिक केमिकल होता है जिससे जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं पानी के, वो मर जाते हैं। लेकिन जो वासा का प्रॉब्लम यह है कि वो रस्टी पाइप्स हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, वो ज़मीन में उनको जंग आलूद होकर वो लीक कर रहे हैं, उसके अंदर कंटेमिनेशन जा रही है, उसके अंदर सिवेज वाटर भी जैसे आपने कहा वो भी जा रहा है, मिट्टी जा रही है। अब उसका हम क्या कर रहे हैं, हम तो जो इनके ट्यूबवेल्स हैं जहाँ से ये डीप ड्रिलिंग करके ये निकालते हैं पानी, हम वहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा। आगे जो पाइपिंग के ज़रिए लोगों के घरों में जा रहा है या आगे डिस्पेंसेशन हो रही है, वो वासा का अपना काम है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ से ये पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लाहौर में आर्सेनिक वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बारिशों की वजह से ज़मीन में पानी गया, वाटर टेबल भी थोड़ा ऊपर आया। अभी ये रावी में भी थोड़ा सा पानी आया तो उससे भी बेहतरी आएगी, लेकिन हम उसको चेक करके वासा को इंटीमेट करते हैं कि आपका ये पानी ठीक है या नहीं। अच्छा। अब आगे जो पाइपिंग है, जो लोगों के घरों तक जाना है पानी, वो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वो पाइप ठीक करने पड़ेंगे, वो जो है दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, टाइम की क्योंकि थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं जल्दी जल्दी इसका जवाब लेना चाहूँगी कि जो ये बाहर कोला ड्रिंक्स और बाकी जो ठेलों पे भी लीमू पानी मिल रहा होता है, ये सारी चीज़ें, देन बहुत सी जो ठेले लगे हुए होते हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, उस हवाले से क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसमें जो रोड साइड कार्ट्स या ठेले जैसे आपने कहा, अब ये रोड साइड कार्ट्स हमारे कल्चर का हिस्सा भी हैं। हम बचपन से इन्हीं से दही भल्ले भी खा रहे हैं, इनसे फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, पकोड़े समोसे भी खा रहे हैं, लेकिन हाइजीन का भी तो ख्याल नहीं रखा जाता ना वहाँ पे। मैं बताऊं कि यहाँ पे वो एक हमारे कोलीग हैं, वो कहते होते हैं कि जो जितना गलीज़ है उतना लजीज है। तो यहाँ पे मुसीबत ये है कि वो हमने क्या किया, एक तो आप देखेंगी कि लोग सुबह सुबह इस वक्त आप आएँ तो बाज़ार में लोग ना नाश्ता कर रहे होते हैं, वो चने नान या कोई चीज़, अच्छा वो गंदी प्लेट लेता है, आपने ख़त्म की, गंदी प्लेट लेकर गंदी सी बाल्टी वाले पानी में डाल के उसको निकालेगा और उसके साथ एक गंदे से साफ़ी के साथ साफ़ करके दूसरे को डाल के दे देगा। अब अगर वो 100 लोगों को ये गंदी प्लेट में खाना दे रहा है, तो वो 100 लोग जो हैं वो अब वल्नरेबल हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी पिछले को थी तो उसको लग सकती है। हमने एक तो किया है कि इसको 100% हम वन टाइम यूज़ या डिस्पोजेबल जिसको कहते हैं उस पर जा रहे हैं। नंबर 2, जो बंदा खुद वहाँ खड़ा होकर खाना डाल रहा है, ना उसने हेडनेट पहना हुआ है, ना उसने मास्क, ना ग्लव्स, ना उसने एप्रन, और वो खुद उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी नहीं हुई। अब वो खुद अगर टाइफाइड का मरीज़ है, टीबी का मरीज़ है, हेपेटाइटिस का है, तो आप अगेन एक्सपोज हैं। हम उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग 100% करवा रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा होगा जहाँ रेडी होगी वहाँ गंदगी का ढेर साथ, क्योंकि उसकी सारी वेस्ट, उसके छिलके, सारा कुछ वहीं से मक्खियाँ उड़ उड़ के उसके खाने पे भी आ रही हैं। मैं आपको पिक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि हम सारे लाहौरियों को पता है हम क्या खा रहे हैं। हम खाते हैं और बड़ा मजा लेके खाते हैं, एंजॉय करके खा रहे होते हैं कि बहुत मजे के, टेस्ट में बड़ा अच्छा। हमने अब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कहा है कि उनको एक तो हम दे रहे हैं वो बिन दे रहे हैं जो कवर होंगे ऊपर से, फिर ये उठा के कूड़ा भी लेके जाया करेंगे। ये अभी हमने शुरू कर दिया है। हमने 25 जगह, 25 दुकानें, शादमान, लिबर्टी मार्केट, ये बेशुमार, समनाबाद, गड़ी शौक की, जहाँ हमने 25
पहले लिए हैं क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है, और हमने मल्टीनेशनल्स को कहा है कि इनको ये सारी चीज़ें, एप्रन भी आप लोगों ने देने हैं, हेडनेट्स भी आपने देने हैं, और डिस्पोजेबल यूटेंसिल भी आपने चले उम्मीद यही करते हैं सर कि आपके आने से जो है अथॉरिटी जो अपने पैरों पे मजीद खड़ी हो जाए और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, नेक इक़दामात उठा रहे हैं, ये भी कारआमद साबित हो और हमें सेहतमंद जो ग़िज़ा है वो मिल सके। राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। फूड अथॉरिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनकी कारकर्दगी पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।